अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू शो जी। आपने कभी कोई ऐसी आवाम नहीं देखे होंगे जिनको बाकी दुनिया सारी मजलूम आवाम समझे। आपको याद होगा कि चर्चिल ने एक दफ़ा कहा था कि I'm अगेंस्ट नाजीज़ बट विद जर्मन पब्लिक। मैं नाजीज़ के तो ख़िलाफ़ हूँ, उनकी स्ट्रेटजीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन पब्लिक के मैं साथ खड़ा हूँ। और जो इंडिया की पब्लिक यरगमाल है मोदी रजीम के हाथों, आप उनका देखिए स्लोगन्स। उन्होंने जब इलेक्शन का उनका नारा था कि अब की बार 400 पार, तो बीजेपी और उसके इत्तेहादी जो हैं वो आप 90 से चलें तो चलते जाएं, तो वो कहते हैं जी बाबरी मस्जिद गिराएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। अब दाखिली जो दहशतगर्दी है उनकी वो सिर्फ आपसे डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जी मुस्लिम वक्फ बोर्ड, हम जो वैक्यू ट्रस्ट है मुस्लिम, वो ख़त्म करेंगे, उन्होंने कर दिया। अब वहाँ का जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रही है और किन हालात में ज़िंदगी गुजार रही है, जिसे मोदी रजीम का ना सिर्फ सामना है बल्कि वो यरगमाल है, और मीडिया उनका यरगमाल, अवाम उनके यरगमाल, और इस तरह के वहाँ के हालात हैं। तो पाकिस्तानी सारे के सारे बिलावल भुट्टो साहब की आप स्टेटमेंट सुन लें, दिफाई तज्जियाकार हमारे उनकी स्टेटमेंट सुन लें, तो वो कहते हैं कि हम जो इंडियन पब्लिक है, जो अवाम है, उनका तो कोई लेना देना नहीं किसी मसले से, तो हम उनके साथ खड़े हैं। बिलावल साहब ने भी ये एग्जैक्टली स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ बिलावल साहब का क्या आया। फिर दिफाई एनालिस्ट जितने भी बात करते हैं वो कहते हैं कि वहाँ की तो पब्लिक उनके हाथों यरगमाल है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि एनआरसी हम लाएंगे तो 19 लाख मुसलमानों की शहरियत जो है वो मनसूख की। उन मुसलमानों में 1965 के जो उनकी तरफ से हीरो गर्दाने गए थे वो मुस्लिम शामिल थे। ये रियासती सतह पर दहशतगर्दी का जो सामना है वहाँ के अवाम को, उसकी एग्जाम्पल्स आपको दे रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने इंतखाबात में स्लोगन उठाया कि 370 का हम स्टेटस ख़त्म करेंगे, कश्मीर का तो उन्होंने कर दिया। इस हद तक वो गए जो दाखिली दहशतगर्दी है। तो फिर चर्चिल की बात को आप कनेक्ट कीजिए बिलावल साहब की इन बातों से, जहां बिलावल साहब कह रहे हैं कि भारतीय जो अवाम है मोदी की जारहाना पॉलिसीज़ जो है उनको सह नहीं पाएगी। और एग्जैक्ट उन्होंने स्टेटमेंट जो दिया, उनका कहना था कि भारत का ये स्टेप जो है वो आलमी सतह पर अनपॉपुलर होगा। कौन से स्टेप्स? जहां वो ट्रीटी की बात करते हैं, आपके सिंतास मुआहदे की बात करते हैं, वो अनपॉपुलर होगा क्योंकि उसकी एक तो बेस कोई नहीं है, दूसरा वो लीगल उसकी एग्जिस्टेंस नहीं होगी। जब लीगल एग्जिस्टेंस नहीं किसी चीज़ की तो आप उसे इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं? तो फॉल्स है, सारा स्टेटमेंट भी खोखले और फॉल्स हैं क्योंकि उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इसी तरह बिलावल साहब ने कहा कि भारत में भी भारतीय अवाम इस तरह का जुल्म अपनी हुकूमत की तरफ से बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये उनका एग्जैक्टली जो है वो स्टेटमेंट आया। दूसरा, हरमन खान जो है वो आईआर जो इंटरनेशनल रिलेशंस की थेरीज हैं उनमें पेडिस्टल लैडर जो है, एक्सकलेशन लैडर जो है वो अहम तरीन आईआर की थेरी है। और उस थेरी के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो उसे अपर हैंड किस तरह हासिल है ये मैं आपको बताने लगा हूँ। एक तो वो थेरी कहती है कि इसके 40 दायरे हैं, यानी कि जो लैडर है उसके जो स्टेप्स हैं वो 40 हैं, और 40 स्टेप्स के हिसाब से आप पहले दो रियासतों के बयानात आपस में आते हैं। एक्सकलेशन लैडर के हिसाब से पहले बयानात आते हैं, फिर फौजी मशकें शुरू होती हैं, फिर आपस में झड़पें होती हैं। तो महदूद झड़पें 2022 के बाद देखने को भी मिली। इस थेरी के मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया तीसरे लैडर पे हैं, लेकिन जो इसका आखिरी पायदान है वो ये कहता है कि जंग ना होने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि इंडिया को ये यकीन है कि अगर उसने जंग छेड़ दी तो ना सिर्फ उसका नुकसान डबल होगा बल्कि उसका नुकसान 1 करोड़ दर्जे ज़्यादा होगा, जिसका उसने जो ही पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद की तो उसने वो देख लिया। एयर स्पेस बंद करने की सूरत में पुलवामा जब हुआ था तो 56,000 करोड़ का नुकसान सिर्फ एयर स्पेस बंद होने की वजह से इंडिया को जो है वो हुआ था। तो इन सारे मामलात में पाकिस्तान जो है उसकी स्ट्रेटजीज क्या हैं, पाकिस्तान क्या सोच रहा है, पाकिस्तान जो और सबसे बढ़कर जब ट्रंप ने कह दिया कि वो इंडिया के साथ भी खड़े हैं, वो पाकिस्तान के साथ भी खड़े हैं, और इनका जो कश्मीर का इशू है वो लॉन्ग लास्टिंग इशू है जिसे एड्रेस करने की ज़रूरत है। एक तो ये बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट जो ट्रंप साहब की जानिब से आई। दूसरा, अब ये देखिए कि उनकी अपोजिशन की जानिब से जो अहम तरीन आवाज़ें उठी हैं, जो हम अपने पैनल से भी पूछेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो सारे शो की आप कह लें कि मरकज़ रहेगा कि वहाँ आल पार्टीज़ होता है, तो मोदी वहाँ नई तशरीफ़ लेके जाते ही नहीं है। तो वहाँ जो उनकी अपोजिशन है उन्होंने उनसे पूछा कि पहलगाम जो है वो हमला कैसे हुआ, इंटेलिजेंस जो है वो नाकाम कैसे हुई, अब पहलगाम हमला कैसे हुआ इसका वो क्या जवाब दें, जिसमें पुलिस तक जिसने फर्स्ट रिस्पॉन्स करना होता है वो भी वहाँ मौजूद नहीं थी। और पहलगाम का जिसने भी पाकिस्तान में नाम लिया है, वो सिविल सोसाइटी हो, वो
आपकी सहाफ़ी बरादरी हो, वो वकला बरादरी हो, वो आपके पॉलिटिशियंस हों, बिलावल साहब से लेकर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब से लेकर नायब वज़ीर-ए-आज़म साहब तक, और अपोजिशन की जितनी जमातें हैं तहरीक इंसाफ को लेकर, वो सारे कहते हैं कि हम जाफर एक्सप्रेस के मामले में इंडिया को तो इस तरह की अपना उन्होंने जहमत ही नहीं की थी कि कोई एक आध स्टेटमेंट दे दें, चूँकि उनके अपने फुटप्रिंट्स वहाँ मौजूद हैं। तो इस सारे मामले में उनकी अपोजिशन ने जो सवालात उठाए, पहलगाम हमला हुआ कैसे, इंटेलिजेंस कैसे नाकाम हुई, सरहद पार से अगर कोई आया तो वो कैसे आया, 26 लोगों की मौत का जिम्मेदार जो है वो कौन है। इसी हवाले से मजीद बात हम करने लगे हैं मुस्लिम लीग ज़िया के सरबरा एजाजुल हक साहब, पाकिस्तान का बड़ा नाम। बहुत शुक्रिया सर। मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि वहाँ की जो अपोजिशन है उसने तो मोदी सरकार पे बहुत सारे सवालात उठा दिए। उन्होंने कहा कि भाई ये इंटेलिजेंस फेलियर हुआ कैसे, अगर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये सारी चीज़ें। पाकिस्तान का रिस्पांस को लेकर, इन सारे मामलों को लेकर क्या टेक है जी आपका? सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल ही एक जिस तरह कहते हैं ना कि अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, नो एविडेंस, कोई एविडेंस नहीं था, किसी चीज का कोई सबूत सामने नहीं आया। जब भी आप दो मुल्कों के दरमियान कोई इस किस्म के जी इल्जाम लगाते हैं, अगर पाकिस्तान ने कभी बात की तो पाकिस्तान के पास शवाहिद थे, चाहे वो असले की सूरत में होते, चाहे वो कम्युनिकेशन की सूरत में होते। लेकिन हम हमारी कमजोरी रही है कि हमने उसको अपने नैरेटिव को उस तरह बिल्ड नहीं किया जिस तरह के हिंदुस्तान ने किया, कि खुद ही और माजी में इनका ये मिलता भी है कि ठीक। पार्लियामेंट में जो हमला हुआ या समझौता एक्सप्रेस में जो हुआ, वो बाद में मालूम हुआ कि उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं था, इनकी अपनी एजेंसी इन्वॉल्व थी। इसी तरह ये पहलगाम का जो अभी जी हालिया हुआ है, इसमें बहुत से सवाल सामने आए हैं कि हफ्ता पहले सिक्योरिटी गायब हो गई वहां से, वहां कोई पहुंच ही नहीं सकता बगैर सिक्योरिटी चेक के। उस इलाके में पैदल जाना पड़ता है आपको, गाड़ियां वहां जा नहीं सकती। तो इसके बावजूद जब भी इतना बड़ा इल्जाम लगाना था, इतना बड़ा बड़ा नैरेटिव या आपने बिल्ड करना था, तो आपको चाहिए था कोई इल्जाम लेकर आते, सारी दुनिया के सामने रखते। आप इस तरह थोड़ी कर सकते हैं कि आप जनाब इंटरनेशनल ट्रीटीज को खत्म कर रहे हैं, हम जिस तरह की जंग लग चुकी है ऑलरेडी, और माजी में ये हुआ कभी नहीं। तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ बौखलाहट के अलावा और कुछ भी नहीं है। और ख़ास तौर पर क्योंकि ये बहुत रिलाय कर रहे हैं कश्मीर के मामले पे इसराइल, तो उनका बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर। क्योंकि जितनी ट्रेनिंग, जितना वहाँ पे वेपन्स वगैरह आए हैं वहाँ पे, ये एक इसराइल और इंडिया के माहदे के तहत आए जी हैं, जहाँ पर उन्होंने इनको ये बताया कि हमने किस तरह अपराइजिंग जो हुई है फलस्तीन के अंदर उसको रोक के रखा है, किस तरह से हमने रियासती दहशतगर्दी की, और इसने इन्होंने उसका रेप्लिका बनाया। और ये हमारी खामोशी की वजह से बात यहाँ तक पहुंची है कि 2019 में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए सब्जुगेट करना चाह रहे थे, उस वक्त हमने खामोशी इख्तियार की, हमने वो मैदान 370 नहीं 370 का जी। उठाया जो हमें उठाना चाहिए था। तो हम्म। ये बात थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान को अब मालूम होता जा रहा है, इसके बावजूद के वो जो है बातें बहुत कर रहे हैं और टीवी के ऊपर, अपने मीडिया के ऊपर एक किस्म की धमकियां दे रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान ये अफोर्ड कर सकता है कि वो किसी किस्म का हमला करे। हाँ, छोटी मोटी टुक टुक जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, या फिर कहीं माजी का सबक अगर इन्होंने नहीं सीखा, तो अभिनंदन वाला भी हो सकता है कि मे बी द सेकंड कप ऑफ टी इज रेडी फॉर देम, कि चाय नाइस कप ऑफ टी जो आपको याद है कहा होगा। तो पाकिस्तान के पास तो शवायद है, जी पाकिस्तान के पास गुलबशन के शवायद हैं, पाकिस्तान के पास समझौता एक्सप्रेस के शवायद हैं, पाकिस्तान के पास टीटीपी को जो इनकी तरफ से असला दिया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, उसके शवायद मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान ने खामोशी से, हमारी अपनी गलती है मैं समझता हूँ, कि 80,000 जानों की कुर्बानी दी, कोई तकरीबन 100 कुछ अरब डॉलर का नुकसान उठाया। लेकिन हमने कोई रिटेलिएट नहीं हम्म। किया, लाइन ऑफ कंट्रोल को हमने बिल्कुल एक्टिविटी नहीं की वहां पर कोई। लेकिन देखें, कश्मीर का मसला कोई आज का तो नहीं है। 75 साल से वहां हिंदुस्तान की 7 लाख फौज वहां है। यानी इस हद तक ये जी गए एट्रोसिटीज के अंदर हम्म। कि इन्होंने केमिकल वेपन्स इस्तेमाल किए, जिनका मैं समझता हूँ कि वॉर क्राइम्स में आते हैं, कि लोगों को अंधा किया, लोगों की स्पाइनल कॉर्ड्स जो है उनको तबाह कर दिया, बच्चों को, छोटे छोटों को अंधा कर दिया उन्होंने पैलेट्स मार मार के, जो कि केमिकल पैलेट्स है। हम 1984 के बाद से हिंदुस्तान को बहुत अच्छी तरह मालूम है, अगर नहीं मालूम तो रिवाइंड करके ये राजीव गांधी और जनरल शहीद की
जो मीटिंग हुई थी वो देख लें, या परिणाम जो इनका सिक्योरिटी एडवाइजर था राजीव गांधी का, उसका वो पढ़ ले आर्टिकल। इनको पता लग जाएगा कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान के पास क्या कुछ है। अब तो हम 28 ठीक। मई को 1998 को उसका हम मुजाहरा भी कर चुके हैं दुनिया के आगे। तो कश्मीर एक फ्लैश पॉइंट है, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, ये सारी दुनिया को मालूम है। और खुदा ना खास्ता कन्वेंशनल वॉर से अगर एक कदम आगे बढ़ गए तो फिर इस खत्ते के अंदर तबाही मिल जाएगी। और ना ये चाइना अफोर्ड कर सकता है, ना रशिया ठीक अफोर्ड है। कर अच्छा, सकता है, दूसरा ना अमेरिका अफोर्ड कर मैं सकता समझ, मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पे हमले से लेकर, जब श्रीलंकन इधर मौजूद थे और टीम पे हमला हो गया, वहाँ से लेकर आप फुटप्रिंट्स मिलाते जाएं, बलूचिस्तान में इंसर्जेंसीज को लेकर वहाँ फिंगरप्रिंट्स हों, फुटप्रिंट्स हों, हर जगह बड़े वाजे ऑब्वियस शवाहिद पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। जाफर एक्सप्रेस वाला मामला भी, वहाँ से तो एक मजम्मती पैगाम तक नहीं सर आता। तो क्या वजह कि हम उसे इंटरनेशनली जिस शिद्दत के साथ हमें उसे एक्नॉलेज करवाना चाहिए, उस पर बहुत सारी अरसे में, बहुत सारे टर्न्योर्स में, जैसे आप माजी का हवाला भी दे रहे थे, 370 जब उन्होंने मनसूख किया रियासती दर्जा, तो वहाँ इन सारी चीज़ों को रजिस्टर्ड करवाने के लिए और फोर्सफुली और बेहतर और प्रिसाइज टू द पॉइंट करना चाहिए था, जैसा आप फरमा भी रहे थे। हमारी इकोनॉमी को जानबूझकर इन्होंने कमजोर किया। IMF को मुदाखलत के लिए यहाँ भेज दिया, अंदर एक अनसर्टेनिटी पैदा कर दी। हमारे अपने ही लोग अब वो हिंदुस्तान का नैरेटिव लेकर हमारे खिलाफ जो है वो शुरू हो गए। हाल ही में आपने देखा होगा कि कुछ, मैं उसका जिक्र भी नहीं करना चाहता, कि उन लोगों को शर्म तक नहीं आती जब इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं बाहर बैठ कर के वो हिंदुस्तान के नैरेटिव को उजागर कर रहे होते हैं। तो ये हमारी कमजोरियां थी, और बिकॉज ऑफ आवर इकोनॉमिक प्रॉब्लम फिर हमें हमारी टेंशन को डाइवर्ट कर दिया गया 9/11 के बाद। जब यहाँ पर एक बाकायदा इंसर्जेंसी को उजागर फैलाया गया, और फिर हमारी 80,000 लोग जो है उसी, हम उस चक्कर के अंदर पड़े रहे। और फिर हमारे अंदर एक ये था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, कभी एक हुकूमत आ रही है, कभी दूसरी आ रही है, जो आ रही है उसको घर भेजा जा रहा है, वगैरह वगैरह, यानी जो भी हमारा मामलात रहे। तो ये वजह थी कि हम उसको इंटरनेशनली इस तरह से उजागर नहीं कर सके जिस तरह से हमें करना चाहिए था। मुझे याद है बहुत अच्छी तरह कि ब्रास टैक्स के दौरान जो कुछ हुआ वो तो सारे दुनिया को पता है, राजीव गांधी को किस तरह से बताया गया था। लेकिन 2001 में जनरल मुशर्रफ के ज़माने में मतलब जनरल मुशर्रफ भी फार साइडेडनेस, मैं बताना चाहता हूँ कि जब हिंदुस्तान ने तकरीबन अपनी 7 लाख फौज हमारे बॉर्डर पे लगा दी थी, और वो ही चाह रहे थे कि पाकिस्तान को जी काटा जाए उस वक्त, और इसके सिंध से या कहीं से इन्फिल्ट्रेट किया जाए, तो फौरी तौर पर, अभी इलेक्शन नहीं हुए थे 2002 के टीम्स बन गई। जनरल मुशर्रफ ने टीम्स बनाई और उनको मुसलमान ममालिक के अंदर भेजा। जी और मैं वाज नोबडी, सिर्फ इस वजह से कि मेरे वालिद की वहां पहचान थी गल्फ के अंदर। उन्होंने जब यहाँ से अपना एक वजीर भेजा तो साथ मुझे फोन आया, जो कि मैं, मेरे लिए बायस हैरानी था कि मुझे क्यों सिलेक्ट किया गया। उन्होंने कहा क्योंकि गल्फ के अंदर आप रहे हुए हैं और आपके वालिद का वहां पर एक नाम है, इसलिए आप जाए। तो हम तमाम GCC ममालिक के अंदर गए थे, मतलब सऊदी अरेबिया, कुवैत, और हर किसी को हमने जाकर बताया था कि ये एक ऐसा काम हिंदुस्तान ठीक। करने जा रहा है जिसका नुकसान पूरे खित्ते को होगा। और फिर हमारे दोस्तों ने प्रेशर डाला था हिंदुस्तान पे, और आखिरकार वो फिर डी एस्केलेट हो गया मामला। तो ये चीजें जो है माजी में हम देख चुके सही। हैं। अच्छा, माजी में हम, लेकिन उस तरह से अब एक डिफरेंट वो है सिनेरियो है। तो इसके मुताबिक हमें जो है वो इकदाम करने पड़ेंगे, इसके मुताबिक हमें आगे ठीक है। इस मसले अच्छा, को लेकर आप चलना पड़ेगा। समझते हैं, इजाज़त ये भी जानना चाह रहा हूँ कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर की जानिब से स्टेटमेंट्स आए, इवन दफ्तर खारजा ने भी बात करने से पहले सबसे पहले तो मजम्मत की कि भाई उधर नाहक लोग हैं। दूसरा, अब तो नैरेटिव ये जोर पकड़ता जा रहा है इंटरनेशनली कि मोदी की जो जारियत है उससे तो सबसे बड़ी विक्टिम हिंदुस्तान की अपनी आवाम है। वहाँ पूरा आप कैटेगरी वाइज चलते जाएँ तो वो उसकी अनएंडिंग है, जारियत का जो सिलसिला है उसका। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को लेकर जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट्स वगैरह दी, या फॉरेन मिनिस्टर साहब हों, नायब वज़ीर आज़म हों,
आप समझते हैं कि अच्छे तरीके से टैकल किया जा रहा है सारा, या आप समझते हैं कि और फोर्सफुली किया जा सकता था और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हो सकता था? देखिए, माजी में भाई, माजी में हम हमारी खामोशी से एडवांटेज ली गई, फायदा उठाया गया। यानी समझौता एक्सप्रेस से जी पीछे भी आप चले जाएं, गुलबशन, हमारे पास इतना बड़ा सबूत है गुलबशन यादेव का, जो कि इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर हिंदुस्तान चला रहा है। इससे बड़े सबूत क्या चाहिए थे? लेकिन ये हमारी खामोशी थी 2019 में, जब जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल तब्दीलियां की कश्मीर के मामले के अंदर, और उसको अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से जो है वो बाहर निकाल कर उस पर कब्जा करने की कोशिश की, वहाँ का डेमोग्राफी जो है उसको चेंज करने की कोशिश की। तो हमारी जो खामोशी थी उसका उन्होंने फायदा उठाया उसका। फिर जितनी दहशत गर्दी हो रही थी, जितने सबूत हमारे पास थे, शायद हम उस पोजीशन में नहीं थे, शायद हमारी अपनी कोताही है या हमारी कमजोरी थी कि हमने उसको दुनिया पे उस लेवल पे उठाया नहीं। मैं जो आपको बता रहा था ना अभी, उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ये जब कश्मीर के अंदर पैलेट्स मारे गए, केमिकल पैलेट्स, जो कि वॉर क्राइम जाना चाहिए था, उस जी वक्त जी, जो वेरी अनफॉर्चुनेट, नवाज शरीफ साहब वेरी की हुकूमत अनफॉर्चुनेट। थी, उस वक्त जो वफूद भेजे गए उसमें बेल्जियम यानी यूरोपियन यूनियन में मैं गया था वहां पर, और मेरे साथ एक और एमएनए थे। वहां जाकर जब हमने वो सबूत उनके सामने रखे, आप यकीन करें कि 5% लोगों से ज्यादा को नहीं मालूम था कि हिंदुस्तान किस किस्म की एट्रोसिटीज वहां पर कर रहा है। और जब हम बेल्जियम की के स्पीकर को मिले, उनकी जो पार्लियामेंट थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगा कि मैं एक जर्नलिस्ट था, जर्नलिस्ट से मैं पॉलिटिशियन बना, अब मैं यहाँ का स्पीकर हूँ। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि जिस किस्म की आपने तस्वीर हमें दिखाई है, जिस किस्म की आपने वीडियोज हमें दिखाई है, कि वहां पर हिंदुस्तान कितने मुजालिम कर रहा है, किस किस्म की स्टेट टेररिज्म कर रहा है, किस किस्म की एट्रोसिटीज कमिट कर रहा है। तो बात यह है कि जी, जब तक आप अपना केस लेकर बाहर जाएंगे नहीं, जब तक हमारे सफारत खाने जो है उनको हम एक्टिवेट नहीं करेंगे, तो हमारा पैगाम किस तरह आगे पहुंचेगा? मैं सर आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इन इन सारे मामलात को लेकर अभिनंदन वाले इशू में इंडिया ने अच्छी खासी हजीमत भी उठाई, अपने तैयारे भी मरवाए, पायलट भी गिरफ्तार करवाया, अभी आप हवाला भी उसका दे रहे थे। तो अभी वो पानी सिंतास मायदे की अगर बात करते हैं तो वो उन्हें पता है कि वो पॉसिबल नहीं है कानूनी तौर पर भी, और ऐसी बात करते हैं जो कानूनी तौर पर एग्जिस्ट ही ना करती हो। आप समझते हैं कि अभी भी इस तरह की कोई हमाकत वो कर सकते हैं? क्योंकि पाकिस्तान उन्हें जब पता है कि हर तरह से ना सिर्फ जवाब देने की पोजीशन में है बल्कि बहुत बड़ा डेंट डालता है उनका ये फ़ज़ाई स्पेस बंद होने से। पुलवामा के दौर में जब फ़ज़ाई स्पेस बंद हुई थी तो $56 करोड़ का नुकसान उन्हें हुआ था। तो इस सारे सिनेरियो में इस तरह की धमकियां और इस तरह का माहौल और ये सारा मामला, और ये भी पता है कि वो उनकी चुदराहट तो उनके अपने मुल्क में ख़तरे में है, तो क्या सर इसको कैसे पेंट करेंगे? आखिरी बात जी। देखिए, ये सारा ड्रामा जो है वो दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए हिंदुस्तान कर, वो पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करवाने की कोशिश कर रहा है। इतना कुछ करने के बावजूद वो देख रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैरों पर अब खड़ा हो रहा है, और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये हिंदुत्व जो है, आरएसएस जो है, ये जो बुनियाद परस्त जो हिंदू है, ये उनका सरदार है मोदी जो है। और ये बर्दाश्त नहीं कर रहे, मुसलमानों को नहीं जी बर्दाश्त कर रहे हैं अपने हिंदुस्तान के अंदर, पाकिस्तान को कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये चाहे अफगानिस्तान के जरिए, ये चाहे बलूचिस्तान के जरिए, ये मतलब बाकायदा एक एक स्कीम के जरिए अब ये इंटरनेशनल माहिदों को मनसूख करें। इनको पता है कि हम इंटरनेशनल माहिदों को मनसूख नहीं कर सकते, लेकिन ये दुनिया को उजागर करवाना चाहते हैं, देखें जी हमारे साथ कितनी बड़ी ज्यादती हो रही है, तो हम इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। तो पानी जो है वो हिंदुस्तान का भी बंद हो सकता है, डैम पाकिस्तान हिंदुस्तान के भी उड़ सकते हैं। हिंदुस्तान को भी ये चाहिए कि सोच समझ कर, क्योंकि देखें अब ये 1971 वाला पाकिस्तान नहीं है कि आप अपने अपने यारों के साथ मिलकर जो है मुदाखलत कर कर और इस मुल्क को जो है वो 2 लाख करने की कोशिश करेंगे। ये आप 98 के बाद का, 84 के बाद का पाकिस्तान, ये एक न्यूक्लियर पाकिस्तान। सर आप इसके बहुत साथ शुक्रिया, बड़ी डिटेल से बता रहे थे कि सूरत हाल क्या है, और सबसे बड़ा मोदी सरकार के लिए जो चैलेंज है वो अपनी अपोजिशन को नहीं बता पाएंगे कि ये जो इन्होंने ड्रामा रचाया वो कैसे उसे जस्टिफाई करेंगे। इंटरनेशनल दुनिया तो दूर की बात है। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे, ब्रेक के बाद फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, साबिक वज़ीर इत्तलात हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। चौधरी साहब, मैं तो
ये समझना चाह रहा हूँ कि हमारी तरफ से तो मजम्मत की जाती है, कोई भी दहशतगर्दी का वाक़या पूरी दुनिया में कहीं भी हो जाए, हमसाए जो हैं वो अपनी ही पॉलिसीज़ के हाथों, उनकी एक तो अवाम भी यरगमाल है बेचारी, और उनकी अपनी दाखिली अगर सारी की सारी आप स्ट्रेटजीज़ देखें मोदी की, तो वो एक्सट्रीमिज़म के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। दहशतगर्दी के उनके हाथ पे निशान तक मौजूद हैं, उनके चेहरे पे खून के धब्बे तक मौजूद हैं। इन सारे मामलात को, इन सारे सिनारियोज़ को आप सर कैसे पेंट करते हैं, कैसे देखते हैं जी चौधरी साहब? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान ने 1997 के बाद से जब ये मामला जो है ये, बल्कि आप समझिए कि जब 99 से पहले ही उन्होंने, ये जब मुशर्रफ साहब आए हैं उससे पहले ही उन्होंने दुनिया में एक बाकायदा प्लान के तहत ये चीज़ बार बार कहनी शुरू की कि पाकिस्तान दुनिया में एक एपिक सेंटर है टेररिज्म का। और मुंबई अटैक्स के बाद से उन्होंने तो इसको बहुत ऊपर, इस नैरेटिव को लेके उन्होंने इस पर बड़ी स्पेंडिंग की है, बहुत खर्चा किया है। उन्होंने अनफॉर्चुनेटली हमारी तरफ से उसका मुकाबला नहीं किया गया। उसके बाद जो 9/11 के बाद जिस तरह से गुड तालिबान और बैड तालिबान पॉलिसी बनी और पाकिस्तान ख़ुद बहुत बड़ा टेररिज्म का शिकार रहा, लेकिन हिंदुस्तान ने बड़ी आपको ये समझना चाहिए कि उन्होंने बड़ी एक तवील ये एक कैंपेन की है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जिसकी ऊपर चूँकि हमारी पै दर पे हुकूमतें उतना तवज्जो नहीं दे सकी। सिर्फ 2018 में जब हमारी हुकूमत आई और मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बना, तो हमने पहली बार डिजिटल मीडिया अपना रिवाइव किया। मैं जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बना तो मैं तो हैरान ही हो गया कि हमारी जो पार्टी का मीडिया था यानी पीटीआई का, वो गवर्नमेंट के मीडिया से बहुत आगे था। और एक्चुअली मुझे उन लोगों से मदद लेनी पड़ी कि हम हुकूमत का डिजिटल मीडिया कैसे सेटअप करें। पीटीवी वगैरह उनका बुरा हाल था। मैंने जब टेक ओवर किया 4.5 बिलियन के लॉस में था। हमने इस सारे मामले को पहली दफ़ा रिवाइव किया, पीटीवी को हमने प्रॉफिटेबल बनाया, 3.5 अरब के हम प्रॉफिट में छोड़ के आए थे, अब फिर 10 अरब के लॉस में। तो देखिए ये तो आपको एक क्रेडिट देना पड़ेगा। फिर उनकी जो एक सॉफ्ट पावर है, जिस तरह उन्होंने अपनी फिल्म के ज़रिए, जो जिस तरह ड्रामे के ज़रिए, फिर इस चीज़ के ऊपर उन्होंने बहुत तवज्जो दी है। गवर्नमेंट ने जिस तरीके से टैकल किया और लीडिंग फ्रॉम दी फ्रंट का जो वज़ीर आज़म साहब को भी कहा गया कि वो लीडिंग फ्रॉम दी फ्रंट करते दिखाई नहीं दिए, बहुत शिद्दत से उन्हें आना चाहिए था। इस पे आप गवर्नमेंट ने जो भी अब तक रद्द-ए-अमल दिया है इंडिया को, आप समझते हैं कि ये काफ़ी है, यही होना चाहिए या इससे बेहतर नहीं हो सकता था? मैं तो बड़ा हैरान हूँ एक्चुअली गवर्नमेंट के ऊपर, और मैं कुछ एम्बेसडर्स को भी मैंने फ़ोन किए जो मेरे जानने वाले हैं, और मैंने उनसे समझने की कोशिश की कि आखिर जो पाकिस्तान है, शहबाज शरीफ साहब हैं, वो बाकी मुल्कों को तो छोड़ें, लेकिन जो चीन है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, उनके जो सरबराहान हैं उनसे अब तक बात क्यों नहीं कर पाए, और वो अपना जो मुद्दा है, अपना जो मुकदमा है, वो उनके सामने क्यों नहीं रख पाए। क्योंकि जब पिछली दफ़ा इस तरह का मामला हुआ था पुलवामा के बाद, तो इमरान खान जो थे उन्होंने फौरी तौर के ऊपर तमाम मुल्कों से रब्ता किया था और उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा वहाँ पे रखा था, और जिसका हमें ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में फिर बड़ा फ़ायदा हुआ, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी जाके जो है वो पाकिस्तान को और इस रीजन को जंग से बचाया था। लेकिन इस बार मैं हैरान हूँ कि कम से कम प्रेसिडेंट शी से, मोहम्मद बिन सलमान से, मोहम्मद बिन जैद से तो अब तक बात करनी चाहिए थी। अभी तक हमें नहीं पता चला कि वो उन्होंने क्यों बात नहीं की। अच्छा, दूसरा एपिसोड जब हुआ तो आप लोग गवर्नमेंट में भी थे, तो क्या ये पहले से इंडिकेशन मौजूद थी, एग्जैक्टली पता था कि इंडिया जो है कोई भौंडी हिकमत अमली अपनाएगा और उसे फिर मुंह की खानी पड़ेगी, और बड़ा खूबसूरती से पाकिस्तान ने ना सिर्फ उसे जवाब दिया बल्कि प्लस करके जवाब दे के तो पायलट तक गिरफ्तार कर लिया, और फिर पायलट की वापसी हुई। उन दिनों क्या माहौल था, क्या हालात थे? और वापसी पायलट की तो जारी बात है वो तो इंटरनेशनल बाइंडिंग थी, हमें करना थी, लेकिन ये भी पार्टी में राय मौजूद थी बहुत सारी जगहों पे। शायद बानी पीटीआई ने भी उस वक्त इस तरह की शायद कोई बात भी की हो कि अगर ना पायलट दिया जाए या इस तरह। उन दिनों माहौल क्या था एग्जैक्टली? देखें, एक तो मेरे ख्याल में आई मस्ट इस वक्त कमेंड उस वक्त के जो एयर चीफ थे अनवर मुजाहिद, बहुत ही अक्लमंद आदमी थे, बहुत ज़हीन आदमी थे, और आई मस्ट से कि उन्होंने मैं आपको मीटिंग्स की सारी डिटेल्स तो नहीं बता सकता क्योंकि वो तो हमारी चूँकि एक ओथ की मीटिंग्स थी, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया वो हुआ।
और बहुत वो आई मस्ट से एयरफोर्स के जो हमारे लोग थे उनको बहुत मैं समझता हूँ कि बड़े कीमती लोग थे वो, और पता नहीं अब उनको कंसल्टेशन में वो हैं नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो जो जिस तरह से बताया कि इस तरह होगा और इस तरह ही हुआ जिस तरह से उन्होंने कहा था। और फिर एक्चुअली जब उन्होंने ये ऑपरेशन की जो डिटेल्स हैं, मैं तो बिल्कुल हैरान हो गया कि एग्जैक्टली व्हाट ही प्रिडिक्टेड बिल्कुल वैसे ही हुआ। तो मुजाहिद साहब जो थे वो बड़ा, मैं उनसे अब तो मेरा राब्ता नहीं है, बट मैं बड़ा उनसे इस मामले के ऊपर इम्प्रेस हूँ कि उन्होंने बड़ा सही प्रिडिक्ट किया था। लेकिन माहौल तो बड़ा टेंस था, और अभिनंदन को रिहा करना तो ज़रूरी था, अदरवाइज़ तो ये ख़ित्ता जंग में चला जाता, और प्रेसिडेंट ट्रंप जो थे उनका रोल भी बड़ा इम्पॉर्टेंट था। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि जब उन्होंने कहा कि हम 9 जगहों के ऊपर जो है वो मिसाइल मारेंगे, तो इमरान खान ने कहा कि आप 1 मिसाइल मारेंगे, हम 3 मिसाइल मारेंगे। ये बात उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर बता दी थी, जिसके बाद जो है वो ये मामला जो है वो तय हुआ। कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी हुई उधर इंडिया में। मोदी ने तो वहाँ नहीं किया, प्राइम मिनिस्टर जो उनके प्रधानमंत्री हैं उन्होंने तो शिरकत नहीं की, लेकिन जो अपोजिशन ने सवालात पूछे उनकी गवर्नमेंट के पास, उनकी रियासत के पास तो शायद इसके जवाब नहीं है। पहला ये कि पहलगाम हमला हुआ कैसे, दूसरा इंटेलिजेंस कैसे नाकाम हुई, सरहद पार से अगर कोई आया तो कैसे आया, और 26 लोगों की जो मौत है इसका ज़िम्मेदार कौन है। तो आप समझते हैं कि वो इस तरह के सवालात के जवाबात कभी भी इंडिया दे सकेगा प्रोपेगेंडा करने के अलावा, या अपने चैनल्स को जो वॉर रूम्स में तब्दील करने के अलावा? जब से बुरहानुद्दीन वानी और अफजल गुरु की शहादतें हुई हैं, उसके बाद से एक लोकल वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसी है। ये एक ऊपर से टाइट करके एक समझते हैं कि मामला जो हैं वो रिजॉल्व हो गए हैं। और जिस तरह ब्लूमबर्ग ने लिखा है परसों कि जो तमाम अंदाजे थे अपना मोदी हुकूमत के कश्मीर को लेके, वो गलत साबित हुए हैं, क्योंकि वहाँ एक सिमरिंग हो रही है। जब भी आप सोसाइटी को सिर्फ जो है वो क्वारिजन के ऊपर बर्बरियत और फस्तायत की बिना पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो लंबा अरसा नहीं हो सकती। और इसीलिए कश्मीर में अब एक मुकामी जद्दोजहद है, और वो बड़ी तगड़ी जद्दोजहद है। और ये जो बीजेपी की एक हिंदवाता हुकूमत है, ये उसके इक़दामात का शाखसाना है कि आज कश्मीर में ये वाक़या हुआ है। बाकी तो वो ऐसे इल्ज़ाम तो उन्होंने किसी पे लगाना ही था ना। अब अमित शाह के ऊपर या नरेंद्र, और वहाँ पे आपको मालूम है कि एमरजेंसी लगी हुई है, सो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो लॉ एंड ऑर्डर के ज़िम्मेदार नहीं हैं, वो अमित शाह ज़िम्मेदार हैं। तो इसीलिए उमर अब्दुल्ला को तो उन्होंने बुलाया भी नहीं CSS में। तो अब वो वहाँ पे फारूक अब्दुल्ला का बयान भी आपने सुन ही लिया है। सो ये जो मुकामी कश्मीरी हैं वो बहुत फासले पे खड़े हैं दिल्ली से, और जब तक आप कश्मीर का मसला रिजॉल्व नहीं करते हैं, ये वाक़यात ख़त्म नहीं हो सकते। आखिरी सवाल चुर साहब, क्या गवर्नमेंट के एंड से कोई ऐसा राब्ता हुआ जी कि इमरान खान साहब को भी लूप में लिया जाए इस सारे सिनेरियो में? चूँकि मामला तो अब अच्छा खासा जो है उसमें सारी कौम का इकट्ठ बड़ा ज़रूरी है, सारे पॉलिटिशियंस का इकट्ठ बड़ा ज़रूरी है, सबका विजडम और उनकी बात सुनना बड़ी ज़रूरी है। तो इस सारे मामले में आप समझते हैं कि कोई ऐसा नेक्स्ट आने वाले दिनों में कोई ऐसा राब्ता भी किया जाए, या हो राब्ता, या आपको कोई पेशकश की गई हो कि सारी चीज़ों को लूप में लिया जाए, या तहरीक इंसाफ के कुछ दीगर लोगों के साथ इस तरह की कोई बात गवर्नमेंट के एंड से हुई हो? एक राब्ता जो अली अमीन गंडापुर साहब का था, जो मेरी अब बात हुई है लेटेस्ट, मुझे तो लग रहा है कि वो राब्ता भी अब नहीं रहा। तो जो क्राइसिस बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे लगता है कि सिचुएशन और जो हमारा एक सियासी डिस्कनेक्ट है वो भी बढ़ता जा रहा है। और जब फ़ैसलों की बुनियाद सिर्फ गुस्से के ऊपर और इंतकाम के ऊपर और एक दूसरे की हमने शक्ल नहीं देखनी, इस तरह की बातों पे हो, तो ये समझना कि हमको बहरान हल कर लेंगे, ज़ाहिर है कि वो तो मुमकिन नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसी कोई सोच है कि कौम को यूनिफाई करने की ज़रूरत है। और इमरान खान की अहमियत का इदराक जब तक नहीं किया जाता है, आप कैसे कौम को यूनिफाई कर सकते हैं? साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब सीनियर पॉलिटिशियन मेरे साथ मौजूद थे, और उनका कहना था कि गवर्नमेंट अगर फ्रंट से इसे लीड नहीं करेगी, और ख़ास तौर पर अपोजिशन जमातें जो हैं वो सारी लूप में नहीं होंगी, तो इन सारे मामला को बेहतर टैकल नहीं किया जा सकता। और इंडिया में अपोजिशन ने जो मोदी सरकार से सवाल पूछे हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं कि पहलगाम हमला हुआ कैसे, इंटेलिजेंस नाकाम हुई कैसे, सरहद पार से कोई कैसे आ गया, 26 लोग जो हैं उनकी मौत जो है उसका जिम्मेदार कौन है। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे जी। जनरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, मुझे ये जानना है आपसे कि
आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी बात उन्होंने भी की, उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी की हम मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान में कोई सियासतदान सर नहीं बचा, कोई जर्नलिस्ट, सिविल सोसाइटी में से कोई ऐसा इंसान नहीं बचा जो सबसे पहले मजम्मत ना करे इस तरह के वाक़यात की। दहशतगर्दी आलमी प्रॉब्लम है बहुत बड़ा, जिस मुल्क को भी इसने हिट किया है सबसे पहले मजम्मत पाकिस्तान की तरफ से जाती है, और दूसरा पाकिस्तान तो सबसे बड़ा विक्टिम है इस वक्त दहशतगर्दी का। तो इंडिया ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के ज़रिए या इस तरह के भोंडे प्रोपेगेंडाज के ज़रिए जो अपनी ही आवाम की तवज्जो जो है वो डाइवर्ट करवाता है अपनी जारियत की पॉलिसीज़ के खिलाफ, तो इस पे सर क्या टेक है आपका और ये बात कहाँ रुकेगी जाके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखिए, पाकिस्तान ने मजम्मत की है वज़ीर आज़म से लेके हम सबको, क्योंकि हम, आपने जैसे खुद फरमाया कि हम विक्टिम हैं जी, पाकिस्तान विक्टिम है इस दहशतगर्दी का। हम लोगों ने भी सन 2000 ऑनवर्ड तकरीबन हमने ये ऑपरेशंस किए हैं थ्रू आउट आवर सर्विस। हम यही मिलिट्री ऑपरेशंस कह लें या जो भी हम डिप्लॉयड रहे हैं अगेंस्ट टेररिज्म। पाकिस्तान हैज सैक्रिफाइस्ड द मोस्ट एंड पाकिस्तान हैज सफर्ड द मोस्ट। ये हमारी कहानी सेक्रीफाइस की और सफरिंग्स की है इस वॉर ऑन टेररिज्म में। और अब भारत एक ऐसा मुल्क है हमारे रीजन में, जैसे इजराइल मिडिल ईस्ट में है, कि जो जेनोसाइडल से लेकर और हर जो उससे निचले लेवल की जितनी भी चीजें हो सकती हैं उनको उन्होंने एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी के तौर पर, कनाडा में देख लें नजर का मर्डर देख लें, अमेरिका में गुरबख्श सिंह के प्लानिंग देख लें, उसके अलावा वट एवर वो यूके में भी इवन करते रहे हैं चीज़ें, कतर में उन्होंने अपने डिप्लॉयमेंट्स की इसी तरह की चीज़ें करते रहे, और हमारे पास तो उनका मंकी इज हेयर जी, कुलभूषण यादव। अब उस कहानी में जाए बगैर इन्होंने, मैं आपको बताना चाहूंगा, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करे। और अब ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रचाया है, इसका जो ड्रामे का जो स्क्रिप्ट लिखा है ना जी, उन्होंने अपने ही लोगों का खून बहाकर उसी स्याही से ये स्क्रिप्ट लिखा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे 2000 में जब बिल क्लिंटन आए थे, इस पे बहुत बात हो चुकी है। तो जो छत्तीसगढ़ में ये मारे गए थे सिख, वो क्लिंटन ने मेंशन किया, सिख यात्रियों का, जी की बुक में मेंशन है कि मैं अगर इंडिया ना जाता तो ये हिंदुओं के हाथों ये सिख शायद आज जिंदा होते। तो दिस इज द ओल्ड स्क्रिप्ट, बट दिस इज रियलिटी ऑन ग्राउंड के एक स्टेट स्पॉन्सरिंग टेररिज्म वाली स्टेट हमारे नेबरहुड में है, और उसने हमारी एग्जिस्टेंस को चैलेंज किया हुआ है, और हर रोज वो एक नया एक्ट ऑफ वॉर करते हैं। तो इट इज कंडेमेबल, लेकिन वी हैव टू लर्न जी, हमने सीखना है, इसी के साथ को एग्जिस्ट करना है। ये हमारा नेबर तो रहेगा। हिंदुत्व की एप्लीकेशन हुई है, आज मोदी की शक्ल में है, कल अमित शाह की शक्ल में होगी, किसी दिन डोवल की शक्ल में होगी, एवरी डे नए कैरेक्टर्स पैदा होते रहेंगे। तो जिस दिन से पाकिस्तान बना है ये हमें अनडू करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हम इंशाल्लाह अपने कायदे आज़म के फरमान के मुताबिक कोई पावर पाकिस्तान को अनडू नहीं कर सकती जब तक हम एक हैं, एक कौम के तौर पर रिस्पांस जाएगा। तो ये जो रिस्पांस है इसके लिए नेशनल कोहेजन की जरूरत है, नेशनल सपोर्ट की जरूरत है। तो उसके साथ जब हम रिस्पॉन्ड करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये सबड्यू हो जाएंगी जी सारी चीजें। अच्छा, दूसरी सर मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि इंटरनेशनली पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है कि ये किसी ने जंग का धमकी तक नहीं इंडिया को दी, इतना बेहतरीन तरीके से दफ्तर खारजा से लेकर कौमी सलामती तक के एलामिया तक, और जो भी बात कर रहा है बिलावल साहब भी अगर बात कर रहे हैं, मौजूदा वज़ीर खारजा भी अगर बात कर रहे हैं, तो बहुत तवाज़ुन है और किसी तरह की ना जंग की उसमें धमकी शामिल है। सिर्फ ये कहा जाता है कि अगर आपने कुछ किया तो फिर आप अभिनंदन प्लस वाला फेज़ और वो मोड आपको भुगतना पड़ेगा जो आप सोच नहीं सकते। तो इस नैरेटिव को इंटरनेशनली कितना बेहतर और कितनी पजीराई मिल सकती है सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, इंटरनेशनली तो आपने जो पहली बात किया कि हमारी कोई धमकी उसमें नहीं है। हमने देखे हमारा जितना भी डिफेंस है, हमारी जितनी भी प्रिपरेशंस है, हमारी जितनी भी मिलिट्री परसूट्स हैं, वो सारी अपनी प्रोटेक्शन के लिए अगेंस्ट इंडिया। वी हैव अ लिविंग एनिमी। 4 जंगे हमारे साथ लड़ चुका है जी। True. हर रोज हमारे साथ एक नई सिचुएशन में होता है। अब इंटरनेशनली इसको कितना वो रिकग्निशन है, वो देखे दुनिया की जी इंटरेस्ट है भारत के साथ, लेकिन कोई ऐसा मुल्क मैंने अभी देखा नहीं है जिसने वेलेंटली कह दिया हो, ओपनली कह दिया हो कि जी भारत इज राइट और पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा है। वो टेररिज्म को इवन के अभी प्रेसिडेंट ट्रंप की भी आपने ऑडियो सुन ली होगी जो उन्होंने एयरफोर्स 1 से बुक दी है कि जी इनके सदियों से ये झगड़ा चल रहा है और कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट है दोनों कंट्रीज के दरमियान में।
तो वो होपफुल है कि दोनों कंट्रीज का मेरे अच्छे ताल्लुकात है, तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि अब जाफर एक्सप्रेस का सान्या होता है पाकिस्तान में, तो वहाँ से एक मजम्मती बयान तक नहीं आता। वहाँ से प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जो हैं वो जब भी बोलते हैं वो कहते हैं जी हम पानी इनका रोक लेंगे, बूंद बूंद रोक लेंगे। इस तरह की भौंडी बातें आपको जब पता हो कि लीगल इसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जो धमकी आप दे रहे हैं, तो इससे ज़्यादा बचपना और भौंडापन और अपनी आवाम को गुमराह करने का जो उनका एक पैटर्न है, वो इस पे क्या सर आपका टेक है? और ये इस पैटर्न का कितना नुकसान है हिंदुस्तान की अपनी आवाम को? जी देखिए, मैं मुझे बड़ा दुख और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, और मैं आई स्टैंड विद द पीपल ऑफ इंडिया ऑन दिस रिगार्ड कि उनके ऊपर एक ऐसी जुनूनी हुकूमत मुसल्लत कर दी है, एक ऐसी लीडरशिप मुसल्लत कर दी है जो हिंदुत्व के बेस के ऊपर, जिसकी बेस ही पॉलिटिक्स की हेट के ऊपर है जी, हेट मॉन्गरिंग, हेट अगेंस्ट मुस्लिम। वक्फ बिल ले लें, सिटीजनशिप एक्ट ले लें, 370 ले लें, 35A ले लें, एंटी मुस्लिम जितने भी लॉज इन्होंने पास किए हैं, काउ स्लॉटरिंग देख लें, ये सब नफरत है इनकी मुसलमानों के खिलाफ। और मुसलमान भी वो जो इंडिया के अंदर रहते हैं, जो कश्मीर के अंदर रहते हैं, जो बांग्लादेश के अंदर रहते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। मुसलमानों के खिलाफ अभी जिस तरीके से कश्मीरी स्टूडेंट, 1000 स्टूडेंट्स का मिसिंग का और रिपोर्ट हो रहे हैं जी, कश्मीरी स्टूडेंट्स। कल उनके चीफ मिनिस्टर साहब फारूक अब्दुल्ला के जो बेटे हैं वो स्टेटमेंट दे रहे थे जी, कि पढ़ी स्टेटमेंट, इतनी उनको फील नहीं था, शर्म हया नहीं थी कि वो पूछ ही लेते, सवाल कर लेते कि इन कश्मीरी मुसलमानों का क्या इसमें गलती है जो आप उनको सजाएं दे रहे हैं। तो ये सुपरा मुस्लिम एलीट जो वहां पे फायदा उठा रही है उसकी पॉलिटिक्स अपनी जात के लिए, उनके लिए भी बहुत शर्म का मकाम है। असल कश्मीरी तो मर रहा है, जो स्टेटलेस कर दिया है इन्होंने सिटीजनशिप एक्ट के तहत, उन मुसलमानों का क्या है? वो मणिपुर में एक दिन में 100 150 बंदा मरता रहा, किसी ने ना रिजाइन दिया, ना कोई वापस आया, ना किसी ने बात की, ना किसी को थ्रेट दी। वो कौन सा टेररिज्म है? वो उस पर तो कोई बात नहीं करता। इधर आपने फॉल्स फ्लैग किया है, 26-27 लोगों का खून खुद बहाया, उनकी स्याही से आपने एक स्क्रिप्ट लिखा है। और ये भी जिस तरह समझौता एक्सप्रेस दंगा हुआ था, जिस तरह उड़ी दंगा हुआ था, जिस तरह पुलवामा वाला ड्रामा बाद में करैक्टर, इसमें से भी करैक्टर्स निकलेंगे। 5 मिनट के बाद आपकी 10 मिनट के बाद FIR हो जाती है, जहां पे गाड़ी तो छोड़ के चलना भी महाल है वहां पे जो पहुंचना। तो स्क्रिप्टेड था। तो ये चीजें इनकी नफरत के बेस पे 2024 को देखे, यूएस की एवेल्यूएशन रिपोर्ट है जिसमें हेट में 86% इजाफा हुआ है, एंड मेजर टारगेट इज द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। तो इन्हें मुसलमान से नफरत है, उसी के ऊपर ये सियासत करते हैं। अभी बिहार का इलेक्शन है, इनके एक शायर है कि राहत इंदौरी, वो कहते हैं सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, जरा पता करो मुल्क में चुनाव है क्या। तो वो खुद कह रहा है कि जब भी चुनाव होता है ये सरहदों पे और ये इस तरह की करते हैं। ये ट्रीटी कब से इनको खटक रही थी, वाटर ट्रीटी जो है, तो उन्होंने क्रिएट किया एक अपॉर्चुनिटी। कॉस्ट बेनिफिट ऑफ एनालिसिस करेंगे तो पाकिस्तान को तो इस इवेंट का बहुत नुकसान हुआ है। हम तो अभी चीजें सीधी कर रहे थे, हमारी चीज, और हमारी थोड़ी सी अपनी गलती भी है। जब जाफर एक्सप्रेस हुआ या चीजें हुई, हमने दुनिया को उस तरीके से बता नहीं सके कि किस तरीके से ये इन्वॉल्व है, सबूत होने के बावजूद। तो आई थिंक हमें थोड़ा सा अग्रेसिव उस वक्त भी होना चाहिए था, और मुस्तकबिल में तो ऑफ कोर्स अभी हम वी हैव लर्नड लेसन। आखिरी बात जो आपसे जानना चाह रहा हूँ वो ये कि वहाँ जो अपोजिशन है उन्होंने मोदी सरकार से 5 अहम तरीन बातें जो पूछी हैं, उनमें सबसे पहले कि ये हमला हुआ कैसे है, फिर इंटेलिजेंस कैसे नाकाम हो गई, और सरहद पार से अगर कोई आया तो वो कैसे आया, और 26 लोगों की मौत का जिम्मेदार जो है वो कौन है। अब वहाँ की गवर्नमेंट ने जो अपनी ही आवाम के खिलाफ जारियत का जिन पर टैग है और उन पर एक टेररिस्ट होने का बहुत बड़ा कन्विक्शन भी है, तो वो इसका जवाब भी नहीं दे पा रहे और कोई उनके पास जवाब भी नहीं है। क्या जवाब होगा जी उनके पास इन 5 सवालों का जो उनकी ही ऑपोजिशन उनसे पूछ रही है? जी हाँ, कल उन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की है, 15 जमातों ने उसमें शिरकत की है, 15 जमातों ने, और राहुल खुद भी मौजूद थे वहां पे। प्राइम मिनिस्टर ने वो अटेंड नहीं की, वो इनके मिनिस्टर्स ने, अमित शाह वगैरह ने मेरे ख्याल में हेड की है, और ये चीजें हुई हैं उसके बीच में। देखिए, इंडिया एक क्लासिक एप्लीकेशन कर रहा है डीप स्टेट की जी। तो डीप स्टेट में अपोजिशन के ये जो है सवालात जो है ये बेमानी हो जाते हैं जी, इसको कोई वो मानी नहीं रखता। और लोग पाकिस्तान में कांग्रेस के बारे में बहुत चीजें रखते हैं कि जी शायद वो बेहतर है, इनसे कुछ उनका जो मुसलमानों के बारे में एटीट्यूड है। ये एक ही सिक्के के 2 रुख हैं जी। फर्क ये है कि ये जो सिक्के का ये जो रुख है ना, बीजेपी वाला, ये जंग आलूदा और बदबूदार, और इसका चेहरा बहुत मस्त हुआ है।
बाकी जो पाकिस्तान के बारे में वहां पे सोच है, जो पाकिस्तान की, मैंने बताया ना, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस से लेकर आज तक हम थ्रेटेंड है। उनको अभी तक पाकिस्तान की क्रिएशन हजम नहीं हो रही। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने 2 नेशन थ्योरी की बात की, ये सच है। बांग्लादेश में अभी दोबारा देखे, ये प्रूव कर दिया है कि वो जो पाकिस्तान की क्रिएशन है वो एक सच पर मबनी है। 2 नजरियाती ये है तो सही, और जो पाकिस्तान की बात करेगा वो उनको खटकता है। तो वहां की अपोजिशन ने सवाल जरूर किए हैं, वो इलेक्शन में इसको यूज भी करेंगे, तकरीरें भी करेंगे, बट इन लोगों के बहुत चेहरे हैं जी। ये जब बाद में जब निकल कर उन्होंने कहा कि जी हम इंडोर्स करते हैं जो भी वो करना चाहते हैं, तो उन्होंने किसी ने कंडेम नहीं किया। हाँ, कांग्रेस के एक जो एक्स वाटर मिनिस्टर थे, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, उन्होंने जरूर कहा कि आप पानी क्यों कैसे रोकेंगे, कल कोई आपका पानी रोक सकेगा, आप इंटरनेशनल उन चीजों से नहीं। निरुपमा राव उनकी एक वो सहाफी है जी, तजियाकार है, उन्होंने कहा जी कि इट इज नॉट गुड फॉर इंडिया। कल चाइना रोकेगा तो किस मुंह से आप उसको करेंगे। तो इंडिया के अंदर सेम वॉइसेस भी हैं, बट इस डीप स्टेट ने विद द सपोर्ट ऑफ मीडिया इंटेलिजेंसिया, इन्होंने इतना अपोजिंग वॉइसेस को या डेमोक्रेटिक वॉइसेस को या जो इंसानियत के लिए थोड़ी सी बोलने वाली आवाजें हैं उनको दबा के रख दी है। जनरल जाहिद महमूद साहब दिफाई एनालिस्ट मौजूद थे और बड़ी तफसील से उन्होंने बात की। और सबसे बढ़कर जो वहाँ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो अपोजिशन ने सवालात किए, उन्होंने 5 सवालात किए, तो वहाँ की गवर्नमेंट और वो गवर्नमेंट जिसके हाथों उसकी अपनी आवाम जो है वो यरगमाल है, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था कि पहलगाम हमला हुआ कैसे। पहलगाम का जब भी कोई नाम लेता है वो सबसे पहले उसे कंडेम करता है। पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी हो, आप टीवी चैनल्स देख लें, आप पॉलिटिशियंस देख लें, सीजन पॉलिटिशियंस देख लें, बिलावल साहब को सुन लें, इसहाक डार साहब को सुन लें, शहबाज शरीफ साहब को सुन लें, किसी भी आप पार्टी के रहनुमा को सुन लें, वो एक ही बात करते हैं। इवन तहरीक इंसाफ के जितने भी लेजेंड्स हैं, बड़े लोग हैं। अच्छा, तीसरा, इंटेलिजेंस कैसे नाकाम हुई, सरहद पार से अगर कोई आया तो फिर कैसे आया, और 26 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है।